Audio Jungle. नमस्ते, कैसे हैं सब? बढ़िया। आज हम अपने अकाउंटिंग की नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स किए थे। हम आज उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। देन हम अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एक बार वो हमारा कंप्लीट हो गया तो हम अपने 12th के चैप्टर्स फिर स्टार्ट कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, चलो अब हम अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो किस बारे में बात कर रहा है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हमारा किस बारे में बात कर रहा है? हमारा अगला कॉन्सेप्ट अकाउंट्स का कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। टन टन, रेंट, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर कंसिस्टेंसी। अगर आपको अच्छी फिजिक चाहिए, अगर आपको चाहिए कि आप सारी बीमारियों से दूर रहे, आपकी हेल्थ परफेक्ट रहे, तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ हेल्थ एडवाइस फॉलो करनी पड़ती है, राइट? कंसिस्टेंसी के साथ एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी के साथ डाइट फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आता, चाहे वो स्टडीज में ही क्यों ना हो। अपनी स्टडीज में भी हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है सक्सेस के लिए। ठीक है, जब इतना ज्यादा कंसिस्टेंसी फेमस है तो अकाउंट्स क्यों पीछे रहेगा? अकाउंट्स भी ये बात बोलता है। अकाउंट्स क्या बोलेगा? आप बताओ। अकाउंट्स बोलता है बिजनेस, सुनो मेरी बात। बिजनेस बोलेगा कितनी बातें सुनाओगे? अकाउंट बोलता है तुम्हें सक्सेस चाहिए ना सक्सेस, तो मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो अकाउंट्स क्या बोलता है बिजनेस से? बिजनेस, अकाउंट्स क्या बोलता है? बिजनेस, तुम अपने बिजनेस में जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करते हो उसे तुम्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा। कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा मतलब ईयर टू ईयर सेम पॉलिसी रखनी पड़ेगी। अपनी पॉलिसीज। अब पॉलिसीज मतलब क्या? पॉलिसीज मतलब वो कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस जो यूज होते हैं डेटा को प्रिपेयर करने में। अकाउंट्स बोलता है बिजनेस से, बिजनेस जो भी पॉलिसीज, कन्वेंशंस यूज होते हैं डेटा को प्रिपेयर करने में, उन्हें तुम्हें सिर्फ इसी साल नहीं हर साल फॉलो करना है और ये कोशिश करनी कि हर साल सेम प्रिंसिपल फॉलो करो। अकाउंटिंग सेम पॉलिसीज के साथ करो। सेम पॉलिसी मतलब जो कन्वेंशंस यूज होते हैं और उन्हें कैसे अप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाते हो तो अब सालों साल तुम स्ट्रेट लाइन मेथड ही लगाओ, उसे चेंज मत करो, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। अब कंसिस्टेंसी अकाउंट्स क्यों बोलता है बिजनेस से कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है? बताओ क्यों बोलता है? बिकॉज इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप एक ही पॉलिसी फॉलो करोगे तो एक तो आपका ईयर एंड कंपैरिजन इजी हो जाएगा। मतलब हम नेक्स्ट ईयर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सकते हैं। अगले साल भी बिजनेस होगा, अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे, पिछले साल के भी हुए होंगे, तो प्रीवियस ईयर का करंट ईयर से कंपैरिजन इजी हो, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि सेम पॉलिसी फॉलो करो। अगर आप सेम पॉलिसी फॉलो नहीं करोगे तो आप 2 साल को कैसे कंपेयर कर पाओगे? क्योंकि प्रीवियस ईयर तो आपने डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से लगाया है, इस बार आप बोल रहे हो हम WDV दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाएंगे,
तो कैसे चलेगा काम, कंपैरिजन कैसे होगा। ये तो सिर्फ मैंने एक पॉलिसी का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत पॉलिसीज होती हैं, बहुत एस्टिमेट्स होते हैं, तो कैसे चलेगा काम। डेप्रिसिएशन चीज को हम अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलते हैं क्योंकि वहां पे अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है। तो अब कैसे चलेगा काम, कैसे काम चलेगा, अगर आप बदलते जाओगे तो काम कैसे चलेगा, राइट और रॉन्ग। हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, और सिर्फ आप अपने आप से थोड़ी ना कंपेयर करते हो, आप इंडस्ट्री में जो अदर बिजनेस है, सेम इंडस्ट्री में आप उनसे भी तो कंपेयर करते हो। तो अगर आप बार बार अपनी पॉलिसी चेंज करोगे तो कैसे होगा कंपैरिजन, नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए अकाउंट्स बोलता है बिजनेस आपको फॉलो करना है कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट, कि आपने जो एक बार पॉलिसी को बना लिया उसे कंसिस्टेंटली फॉलो कर लो। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं उसे बार बार चेंज नहीं करती। तो बिजनेस भी यही बोलेगा, एक बार जो मैंने पॉलिसी फॉलो करी उसे मैं बार बार चेंज नहीं करूंगा, मैं एक ही पॉलिसी को फॉलो करूंगा फॉर इजी कंपैरिजन, ताकि मेरे अकाउंट्स, मेरा बिजनेस डेटा प्रीवियस ईयर से कंपेयर हो सके, और ना कि सिर्फ प्रीवियस ईयर से, दूसरी इंडस्ट्री जो सेम बिजनेस में है मैं उनसे भी कंपेयर कर सकूं, राइट, ठीक है। लेकिन अकाउंट्स में 3 केस में आपको 3 केसेस ऐसे हैं जहां अकाउंट्स ने आपको अलाउ किया है कि आप पॉलिसी प्रिंसिपल जो आपने प्रीवियस ईयर में फॉलो किया है उसे करंट ईयर में चेंज कर सकते हो, करंट ईयर में चेंज कर सकते हो। कौन सी 3 केसेस में अलाउ किया है, या तो चेंज इन लॉ हो जाए, या फिर चेंज इन एएस हो जाए, या फिर फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है या तो लॉ ही चेंज हो गया। लॉ चेंज हो गया का क्या मतलब है कि लॉ जो पूरा इंडिया का लॉ बनता है उसी ने अलाउ नहीं किया। मान लो लॉ ने बोला अब से स्ट्रेट लाइन मेथड गलत है, फॉलो नहीं होना चाहिए। अब आप तो स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे थे, अब लॉ ही मना कर रहा है उस चीज को फॉलो करने से, तो आप कैसे फॉलो कर पाओगे, नहीं फॉलो कर पाओगे ना। तब आपको पॉलिसी को चेंज करना ही करना पड़ेगा। तो जब लॉ ने बोल दिया तो आप क्या ही कर सकते हो, जब लॉ में चेंज आ गया। दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चेंज आ गया। आपको ये बात पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? इफ अकाउंट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज द ग्रामर ऑफ अकाउंट्स। जैसे किसी लैंग्वेज के लिए ग्रामर की जरूरत होती है ग्रामर की जरूरत होती है ना किसी भी लैंग्वेज के लिए, तो वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंट्स की ग्रामर है। क्या बोलता है वो कि अकाउंट्स में क्या क्या काम कैसे करना है। जैसे आप ये अलग अलग पॉलिसी प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हो ना, तो कितने सारे प्रिंसिपल्स हैं, कितनी सारी पॉलिसीज हैं। अब बिजनेसमैन कहाँ इनको देखता फिरेगा, ये प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है कि नहीं। इसलिए क्या हो गया, एक अच्छी सी चीज आ गई, वो क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या कर दिया, इन सारे पॉलिसीज कंसेप्ट को दिमाग में रख के, प्रूडेंस, मटेरियलिटी, ये अभी जो आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कंजर्वेटिज्म, अच्छा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इन सबको ध्यान में रख के क्या बना दिए गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिंपली आपको क्या करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको सिंपली बता देते हैं। क्या बता देते हैं कि अच्छा इस असेट को है ना कैसे मेजर करोगे, इस असेट को कैसे मेजर करोगे, इस लायबिलिटी को कितनी वैल्यू पे दिखाओगे, सब कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता देता है। लेकिन उसने वो बता कैसे पा रहा है, उसने ये सारे कॉन्सेप्ट, इन सारी पॉलिसीज को कंसिडर किया है। उन सब को कंसिडर करने के बाद वो ये बता पा रहा है, उसने फिर आपके लिए एक इजी सॉल्यूशन निकाल दिया कि बिजनेस लो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब इसमें सब बता दिया है, तुमको असेट वैल्यू करना है कैसे करना है, इस स्टैंडर्ड को पढ़ लो। तुमको लायबिलिटी को वैल्यू करना है कैसे करना है, इस स्टैंडर्ड को पढ़ लो। लेकिन स्टैंडर्ड किस बेस पे बने हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट के बेस पे ही बने हैं, ठीक है। अब अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बने हैं उनको फॉलो करना मैंडेटरी है,
कंपनीज के लिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना मैंडेटरी है, और हम एएस की एप्लीकेबिलिटी पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सी एंटिटीज को फॉलो करना मैंडेटरी है, मतलब उन्हें एएस फॉलो करना ही पड़ेगा, वो बच नहीं सकते, ठीक है। अब अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिख दिया कि स्ट्रेट लाइन मेथड अलाउड नहीं है, तो अब आपको तो फॉलो करना पड़ेगा। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने लिख दिया कि स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना अलाउ नहीं है, तो आप कैसे फॉलो करोगे? अब तो आपको अपना चेंज करना ही पड़ेगा पॉलिसी को, ठीक है। तो वो भी क्या हुआ? ड्यू टू चेंज इन एएस। तो अकाउंट्स भी ये बोलता है कि बिजनेस अगर एएस में कोई चेंज आता है, लॉ में कोई चेंज आता है, तब तुम अपनी पॉलिसी चेंज कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है। एंड थर्ड रीजन इज फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। आप लोग को ये पता है कि हम लोग अकाउंट्स बनाते ही क्यों हैं? आप लोगों को ये पता है हम लोग अकाउंट्स बनाते ही क्यों हैं? प्रेजेंटेशन के लिए, ताकि जो हमारे यूजर्स हैं उन्हें डेटा मिल सके और सही डेटा मिल सके, करेक्ट डेटा मिल सके, जिसके बेस पे वो डिसीजन लेते हैं, वेरियस डिसीजन लेते हैं कि इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। गवर्नमेंट देखती है कि टैक्स सही से दे रही है कि नहीं देखती, और मैनेजमेंट जो उस कंपनी की है वो उस डेटा से एनालाइज करती है कि हम क्या गलत कर रहे हैं जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हमारी सेल्स और बेहतर हो जाए, हमारा प्रॉफिट और अच्छा हो जाए। तो अकाउंटिंग डेटा से ही तो हम ये वेरियस डिसीजंस लेते हैं, तभी तो ये डेटा ग्रोथ का, कंपैरिजन का सोर्स बनता है, ठीक है। तो अब एक बात मुझे बताना, तो बेटर प्रेजेंटेशन मतलब अकाउंट्स को सही प्रेजेंट हो, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। तो अगर बिजनेसमैन को लगता है कि मैं जो पॉलिसी फॉलो करता आ रहा था ना, वो मेरे अकाउंट्स को बेटर प्रेजेंट नहीं कर रही है। एग्जाम्पल, स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का कब लगाते हैं हम? जब हमें ये लगता है कि जो असेट हमने खरीदा है वो हर साल हमें इक्वल बेनिफिट देगा, तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड लगाते हैं। हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कब लगाते हैं? जब वो और बेटर तरीका है स्ट्रेट लाइन मेथड से, बिकॉज स्ट्रेट लाइन मेथड से और बेटर तरीका है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्यों बेटर तरीका है अभी 2 मिनट में पहले हम समझेंगे, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से सब लोग समझेंगे। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, बट इसको अच्छे से समझने के लिए हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट आना चाहिए, राइट। तो अभी हम अपनी आज इसी क्लास में मैचिंग कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, और हम जैसे ही अपना मैचिंग कॉन्सेप्ट कवर करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाई रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड is more appropriate than the straight line method of depreciation। मैचिंग कॉन्सेप्ट के साथ ही अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब बिजनेसमैन को पता चला हम तो स्ट्रेट लाइन लगाते थे, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ज्यादा अच्छा है, जो ज्यादा अच्छे से बताता है कि हमारे असेट में हम कैसे कैसे बेनिफिट ले रहे हैं, ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट करता है, तो हमें रिटर्न डाउन वैल्यू करना है। अब ये पॉलिसी को चेंज क्यों कर रहे हैं? फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, राइट। तो इसीलिए अगर ये 3 रीजन हो, कौन से 3 रीजन? अगर लॉ में चेंज आता है, एएस में चेंज आता है, या फिर फॉर बेटर प्रेजेंटेशन हमें अपनी पॉलिसी को चेंज करना है, हम 100% चेंज कर सकते हैं सिर्फ इन 3 रीजंस के लिए। लेकिन इस केस में हम जो नोट्स टू अकाउंट है, नोट्स टू अकाउंट में हम ये बताते हैं कि हमने अपनी पॉलिसी को चेंज किया है और इसका रीजन क्या है। इसका रीजन लॉ में चेंज आना, एएस में चेंज आना या बेटर प्रेजेंटेशन है। एक तो हम रीजन बताते हैं, दूसरा हम इसका इम्पैक्ट बताते हैं। अब हम इम्पैक्ट कैसे बताते हैं? हम ये बताते हैं कि जो पॉलिसी हम फॉलो करते आ रहे थे उससे कितना अमाउंट निकल रहा था, और अब हम जो पॉलिसी चेंज कर रहे हैं उससे कितना अमाउंट निकाल रहा है। इस डिफरेंस को ही बोलते हैं इम्पैक्ट। और अगर आप क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे, मतलब आप उसे अमाउंट में नहीं बता पा रहे, तो आप रीजन बता दोगे कि क्यों आप उसे अमाउंट में नहीं बता पा रहे। मैं क्या कह रही हूं इसको हम अच्छे से एक और बार समझते हैं। मैं ये बोल रही हूं अगर आपने अपनी पॉलिसी चेंज की तो पहली बात तो आपको नोट्स टू अकाउंट में ये चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि हमने अपनी पॉलिसी चेंज की है।
रीजन डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि क्यों चेंज किए, एएस की वजह से, लॉ की वजह से, या बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। चेंज का रीजन सिर्फ इन तीनों में से ही एक हो सकता है, एएस, लॉ या फिर बेटर प्रेजेंटेशन, ठीक है। और आपको साथ ही साथ इम्पैक्ट भी बताना पड़ेगा। इम्पैक्ट मतलब अभी तक प्रीवियस ईयर में जो पॉलिसी में फॉलो करती आ रही थी उससे अमाउंट ये निकल रहा था, जैसे डेप्रिसिएशन ही मान लो तो स्ट्रेट लाइन मेथड से ये अमाउंट निकल रहा था। अब करंट ईयर में मैंने अपनी पॉलिसी को चेंज किया है तो ये अमाउंट निकल रहा है, तो अब इसका डिफरेंस मुझे बताना पड़ेगा, राइट। और अगर किसी रीजन से, ये तो एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन का, कोई ऐसी पॉलिसी आपने चेंज की जिससे आप अमाउंट नहीं निकाल पा रहे हो कि क्या चेंज आया है, तो बस इसको स्टेट द फैक्ट मतलब इस चीज को आप बता दो। स्टेट द फैक्ट मतलब इस चीज को आप बता दो कि क्यों आप अमाउंट नहीं बता पा रहे हो, ठीक है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा कंसिस्टेंसी। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ओके। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मतलब पैसा ही पैसा, राइट, ठीक है। अब देखो ये पता है क्या बोलता है, बहुत अच्छे से समझना। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट मतलब अकाउंट्स बिजनेस से पता है क्या बोलता है, अकाउंट्स बिजनेस से बोलता है बिजनेस, अकाउंट बिजनेस से क्या बोलता है, अकाउंट बिजनेस से बोलता है बिजनेस तुम सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू को ही दिखा सकते हो। मैंने आपको बताया था सिर्फ वो ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जो मनी टर्म्स में वैल्यू हो सकते हो, जिनका पैसे में वैल्यूएशन हो सकता है। अकाउंट सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, इसी को बोलते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सिर्फ पैसे वाली चीजों को अकाउंट्स वैल्यू करता है और अकाउंट्स को कोई मतलब नहीं होता। अकाउंट सिर्फ पैसे वाली चीजों को वैल्यू करता है। मतलब ये बेचारे मैनेजर साहब इतने इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, इन्होंने रिजाइन कर दिया। इन्होंने क्या किया, अपना रेजिग्नेशन डाल दिया और बेचारे इतने सैड हैं और बोल रहे हैं जा अब हम जा रहे हैं। अकाउंट्स निर्दयी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस में इसकी कोई एंट्री नहीं आती कि मैनेजर जा रहा है। अब मैनेजर तो कितना इंपॉर्टेंट पर्सन है पूरी कंपनी के लिए, मैनेजर को कितना ध्यान रखता होगा। अकाउंट्स निर्दयी, उसको कोई मतलब नहीं ह्यूमन फीलिंग से, वो बोलेगा जा रहे हो जाओ। मनी टर्म्स में क्या मेजरमेंट हो सकता है इसका? नहीं। तो ये ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में आता ही नहीं, मतलब बिजनेस इसको रिकॉर्ड करता ही नहीं है। बिजनेस सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जिनका मनी टर्म्स में मेजरमेंट हो सकता है। मतलब अकाउंट्स को इससे कोई मतलब नहीं कि मैनेजर तुम्हें जाना है तो जाओ। मनी टर्म्स में क्या इसको मैं मेजर कर सकती हूँ, उसकी फीलिंग्स को, उसको कितना दुख है या ये कितना इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, मनी टर्म्स में नहीं मेजर कर सकती ना, इसकी एंट्री नहीं आएगी। अकाउंट्स बना ही है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पे, मतलब अकाउंट सिर्फ उन्हीं को वैल्यू करता है जिसको हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हो। ये एक अकाउंट्स की लिमिटेशन भी समझ सकते हो डेफिनेटली, बिकॉज ये मैनेजर पूरा बिजनेस को संभाले बैठा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट असेट फॉर द बिजनेस, राइट, बट वी डोंट रिकॉर्ड इट। सॉरी, ह्यूमन कभी भी एज असेट कभी नहीं दिखता। आपने किसी की बैलेंस शीट में देखा ह्यूमन लिखा हो एज एन असेट? नहीं ना, ह्यूमंस को कभी भी असेट रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ओके, ठीक है। अब इसकी एक और लिमिटेशन मैं आपको बताती हूँ। अकाउंट्स मनी में तो मेजर करता है लेकिन मनी के वेरिएशंस को कंसिडर नहीं करता। आप बोलेंगे मैम वेरिएशंस मतलब?
वेरिएशंस मतलब मैंने एक असेट खरीदा था 10,000 का, अकाउंट्स तो उसे बुक्स में हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही दिखाता है, ठीक है। मान लो आज भी वो असेट 10,000 का ही है, लेकिन क्या उसकी रियल टर्म्स में वैल्यू 10,000 की है? नहीं। क्यों नहीं? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। आज के पिछले साल के 100 रुपए आज के 100 रुपए के बराबर हैं क्या? नहीं। पिछले साल जो 100 रुपए से मैं परचेज कर सकती थी, आज मैं उन्हीं 100 रुपए से कम चीजें परचेज कर पाऊंगी। क्यों? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हैं, ठीक है। ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। आप ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ पिछले साल के 100 रुपए और आज के 100 रुपए क्या बराबर है? नहीं, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। पिछले साल 100 रुपए से मैं 4 पेन खरीद सकती थी, लेकिन आज उन्हीं 100 रुपए से मैं 2 पेन खरीद पाती हूँ। मतलब मनी की वैल्यू गिर गई, इन्फ्लेशन हो गया, राइट। लेकिन आपने असेट खरीदा था 10,000 का, ठीक है, उसकी कीमत थी 10,000 की। आज भी आप उसे 10,000 का ही दिखा रहे हो, जबकि उसकी कीमत आज 10,000 की है ही नहीं। क्योंकि पिछले साल जो 10,000 जो मुझे बेनिफिट दे सकते थे, मुझे इसके बेच के 10,000 मिलेंगे, ठीक है, ओके। मुझे मान लो इस असेट को बेच के 10,000 मिलेंगे, ठीक है। पर अगर वो पिछले साल मिलते वो 10,000 तो मैं ज्यादा चीजें खरीद पाती। लेकिन आज भी इस असेट को बेच के मुझे 10,000 ही मिलेंगे, लेकिन आज मेरे लिए वो 10,000 की कीमत कम हो गई है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। आज मेरे लिए वो 10,000 की कीमत नहीं रखते, ठीक है। पर अकाउंट्स क्या इस इन्फ्लेशन को कंसिडर करता है? नहीं। अकाउंट्स जितने पे खरीदा वो उतने पे दिखा देता है। अकाउंट्स मनी की वैल्यू को कहाँ कंसिडर करता है? मनी की वैल्यू तो कंसिडर नहीं करता। पिछले साल के 10,000 और आज के 10,000 बराबर है ही नहीं, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। पिछले साल के 10,000 आपको ज्यादा चीजें खरीद के दे देते, बट आज के 10,000 आपको उतनी चीजें खरीद के नहीं देते, बट अकाउंट इसे कंसिडर नहीं करता। आपको सिंपली बस ये दिमाग में रखना है कि अकाउंट सिर्फ मनी वाली चीजों को मेजर करता है, नॉन मॉनेटरी आइटम से अकाउंट्स का कोई लेना देना नहीं है। ये था हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, राइट? क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है? इससे मैं क्या बताना चाहती हूं कि अकाउंट्स 2 चीजें करता है, राइट? अकाउंट्स 2 चीजें करता है। 2 चीजें क्या करता है अकाउंट्स? एक करता है वैल्यूएशन और एक करता है ट्रीटमेंट, राइट? अकाउंट्स क्या करता है? वैल्यूएशन। मेजरमेंट बहुत सारी चीजों का होता है। मेजरमेंट, आप दूध का मेजरमेंट करते हो लीटर में, किन्हीं चीजों को आप केजी में मेजर करते हो। अकाउंट्स मेजरमेंट करता है रुपीज में। तो इस रुपी वाले मेजरमेंट को ही हम बोलते हैं वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब अकाउंट्स वैल्यू करता है मुझे कौन सी चीज कितने पे दिखानी है, ठीक है? मुझे कौन सी चीज कितने पे दिखानी है। अकाउंट्स वैल्यू करता है मुझे कौन सी चीज को कितने पे दिखाना है। अकाउंट्स क्या वैल्यू करता है कि मुझे कौन सी चीज को कितने पे दिखाना है, राइट? इसको वैल्यू करता है अकाउंट्स, ठीक है? कितने पे दिखाना है, क्या वैल्यू पे दिखाना है, हमेशा रुपी टर्म्स में। साथ ही साथ अकाउंट बोलता है इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, मतलब ये इनकम है कि एक्सपेंस है, ये P&L में जाएगी, ये असेट है कि लायबिलिटी है, ये बैलेंस शीट में जाएगी, क्या ट्रीटमेंट होगा। तो
अकाउंट्स क्या काम करता है? अकाउंट्स दो काम करता है। पहला वैल्यूएशन करता है मनी टर्म्स में, दूसरा उसका ट्रीटमेंट बताता है कि वो कहाँ जाएगा, असेट में, लायबिलिटी में, इनकम में, एक्सपेंस में, P&L में, बैलेंस शीट में। ओके, क्लियर? ठीक है, देखो जैसे अकाउंट्स क्या करता है? वैल्यूएशन। ये क्या है? मशीन, तोल नातोल की, राइट, मेजरमेंट की। लेकिन अकाउंट्स वैल्यूएशन किसका करता है? सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स किसका वैल्यूएशन करता है? पैसे का, और किसी चीज का नहीं। और अकाउंट्स करता है ट्रीटमेंट। ये वाला ट्रीटमेंट नहीं जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो नहीं। अकाउंट्स ट्रीटमेंट करता है असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस का, कि इनका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये P&L में जाने चाहिए या ये बैलेंस शीट में जाने चाहिए। ठीक है, ये था हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ओके, एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जो अभी हमने किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि वैल्यू टर्म्स में अकाउंट सेम रखता है करेंसी वैल्यू को। इसका और थोड़ा एक्सप्लेनेशन में देना चाहूंगी। मैंने क्या बोला? मैंने ये चीज 10,000 की खरीदी, ठीक है, अकाउंट भी इसे 10,000 का दिखा रहा है। 1 साल बाद भी ये चीज को मैं 10,000 मुझे मिल जाएंगे, ठीक है, या मान लो इसकी कीमत गिर गई है तो 8,000 मुझे मिलेंगे, ठीक है, 8,000 मुझे मिलेंगे। लेकिन ये 8,000 या ये 10,000 एक्चुअली में 8 या 10,000 की वैल्यू अब रख नहीं रहे। क्यों? बिकॉज मनी की पावर गिर गई है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। लिंकेज सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? वैल्यू गिरती है, राइट। 1 साल पहले के 10,000 आज मेरे लिए उतनी कीमत रख ही नहीं रहे। इसको सिंपल हम ये समझते हैं कि 1 साल पहले के 10,000 से मैं ये ग्लास और ये पेन खरीद सकती थी, ठीक है, ये दो चीजें मैं खरीद सकती थी, तो 10,000 इतनी कीमत रखते थे। लेकिन आज वही 10,000 सिर्फ मुझे ये ग्लास खरीद के दे पाएंगे, पेन नहीं। तो कीमत गिर गई ना कीमत। तो ये मनी की पावर गिर गई। लेकिन क्या अकाउंट इसे कंसिडर करता है? नहीं, अकाउंट में कहता है 10,000 की चीजें, हाँ 10,000। मनी पावर को रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है। सिर्फ मैं ये बता रही थी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, चलो अब हम अपना आगे का कॉन्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ये अकाउंट्स की लिमिटेशन है, यस दिस इज द लिमिटेशन। लेकिन हमें मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में ये याद रखना है कि अकाउंट सिर्फ मनी वाली चीजों को वैल्यू करता है, ह्यूमन इमोशन से कोई मतलब नहीं। बेचारा मैनेजर रो रहा था, मैं जा रहा हूँ, अकाउंट्स को कोई मतलब नहीं। वो बिजनेस में ये ट्रांजैक्शन नहीं लिखता कि मैनेजर लिविंग, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन आता है नहीं। ह्यूमन को एज असेट अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे वेरी इंपॉर्टेंट, असेट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एंड मेजरमेंट क्राइटेरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। अकाउंट्स बोलता है कोई भी असेट मतलब क्या? जिसका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड हमें मिलेगा। जिस असेट को हम बिजनेस में यूज करेंगे, आप उसको स्टार्टिंग में कितने पे दिखाते हो? कॉस्ट पे। And because it is a non-operating and non-recurring activity, it is a non-operating asset। खरीदना बेचना क्या आपका बिजनेस है? नहीं। तो ये आपका मेन बिजनेस तो नहीं है। बिकॉज ये मेन बिजनेस नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग है। आपका काम असेट खरीदना नहीं है, आपका काम, मान लो मेरा काम इन ग्लास को बेचना है, तो मेरा काम ही ग्लास बेचना है। इस ग्लास को बनाने वाली मशीन मैंने खरीदी है, पर उस मशीन को खरीदना बेचना मेरा काम नहीं है, इसलिए वो नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है। लेकिन बिजनेस में तो यूज हो रही है, तो इंसिडेंटल तो है, ठीक है। मतलब मेरा काम इन ग्लास को सेल एंड परचेज करना है, ठीक है। तो मेरे लिए मेरी ऑपरेटिंग, मेरा मेन काम, मेरा ऑपरेशन क्या है? इसे खरीदना बेचना, मशीन खरीदना नहीं। इसीलिए मशीन है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन ये असेट इस ग्लास को बनाने में तो यूज हो रहा है ना, मतलब बिजनेस में तो यूज हो रहा है ना, इसलिए इस असेट को हम कहते हैं फिक्स्ड असेट। क्या कहते हैं? फिक्स्ड असेट, ठीक है।
अब ये नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। आप क्या बार बार खरीदोगे बिजनेस के लिए एसेट? नहीं। तो इसीलिए ये क्या होते हैं? कैपिटल लेजर ट्रांजैक्शन, मैंने आपको बताया था। और ये कहां आएंगे? बैलेंस शीट। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब दूसरी बात है, सेकंड बात, कितने पे आएंगे? अकाउंट्स क्या करता है? वैल्यूएशन। ये तो हो गया ट्रीटमेंट कि कहां आएगा? बैलेंस शीट में। लेकिन कितने पे आएगा बैलेंस शीट में? कितने पे आएगा? कॉस्ट पे, जितने का आपने इसे परचेज किया है। मतलब दो बातें, मैंने एक असेट को खरीदा तो आप उसे कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? पहली बात तो वो कॉस्ट पे आता है, जितने पे खरीदा उतने पे आता है, परचेज प्राइस। दूसरा कहां आता है? बिकॉज इट इज अ कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इसीलिए वो आता है बैलेंस शीट में। बिकॉज असेट खरीदना मेरा मेन बिजनेस नहीं है। हाँ, मेरे मेन बिजनेस में वो असेट यूज हो रहा है बनाने के लिए, लेकिन मेरा मेन काम, मेरा मेन ऑपरेशन वो नहीं है, इसलिए वो है नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। जो भी चीज मेरा मेन बिजनेस नहीं है वो सब नॉन ऑपरेटिंग हो जाता है। अब नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन रिकरिंग कैपिटल लेजर ट्रांजैक्शन होता है जो बैलेंस शीट में आता है, बिकॉज कैपिटलाइज्ड होता है, बैलेंस शीट की असेट साइड पे ये आएगा। ठीक है, और कितने पे आएगा? कॉस्ट पे, जितना मैंने इसे एक्चुअल में खरीदा है। मान लो मैंने ये मशीन खरीदी 1 लाख की, तो ये 1 लाख का असेट साइड पर बैलेंस शीट में आ जाएगा। क्लियर? इतना क्लियर सबको? सब कुछ 100%। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने असेट परचेज करा, मैं कह रही हूं उसे मैं कॉस्ट पे दिखाती हूं, पर मैं क्यों कॉस्ट पे दिखाती हूं? इसीलिए दिखाती हूं, मैंने आपको इन्वेंट्री में बताया था हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर बिकॉज ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। पर उसमें मैं ऐसा क्यों करती हूँ? बिकॉज इन्वेंट्री का मेरे को प्लान है बेचने का, इसीलिए। और अगर आगे मुझे दिखता है कि लॉस होने वाला है, ये सस्ती बिकने वाली है, तो प्रूडेंस बोलता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अभी बुक करो लॉस को। और अगर मुझे आगे दिखता है प्रॉफिट होने वाला है, तो प्रूडेंस बोलता है नहीं, अभी हुआ तो नहीं ना, कॉस्ट पे बुक करो। लेकिन फिक्स असेट हमेशा कॉस्ट पे आते हैं। क्यों? बिकॉज फिक्स असेट को सेल करने का मेरा कोई प्लान होता ही नहीं है। फिक्स असेट तो भाई होते ही वो है जो बिजनेस में सालों साल यूज होते रहेंगे, उनको बेचने का मेरा कोई प्लान नहीं है। वो मैं लाती ही इसलिए हूँ कि बिजनेस में यूज हो, कभी तुम्हें नहीं बेचने वाली हूं मैं। बिकॉज जब मुझे उन्हें बेचना ही नहीं है तो मुझे उनकी मार्केट प्राइस से करना ही क्या? जिन असेट को मैं कभी बेचने ही नहीं वाली, उनका मार्केट प्राइस कुछ भी चले, मुझे कोई मतलब है नहीं ना। इसलिए फिक्स असेट हमेशा कॉस्ट पर आते हैं, बिकॉज इन्हें मैं कभी बेचने वाली ही नहीं हूं। तो जिन असेट को मैं कभी नहीं बेचने वाली, मुझे क्या मतलब भाई उसका मार्केट प्राइस कितना भी चले, मुझे क्या करना? मैं हमेशा ऐसे वैल्यू करूंगी किस पर? मैं हमेशा ऐसे वैल्यू करूंगी कॉस्ट पर। ठीक है, कॉस्ट पर। राइट, ये क्लियर। अब एक और बात है, इसमें बहुत बातें हो गई ना। अब अकाउंट्स क्या करें, है ही बातों का सब्जेक्ट, बातें ही करेंगे। ठीक है, पर हाँ थोड़ी आप बातें करना कमेंट सेक्शन में, थोड़ी मैं क्लास में बातें कर रही हूँ। ठीक है, चलो अब देखो हम क्या करते हैं इसमें। असेट जब तक रेडी टू यूज नहीं हो जाता, इसकी सारी चीजें कॉस्ट में ऐड होती हैं, मतलब कैपिटलाइज्ड होंगी, असेट की कॉस्ट में ऐड होती हैं। क्या मतलब? जब तक वो असेट यूज करने के लिए रेडी नहीं हो जाता। मतलब कैसे? मैंने सपोज एक असेट खरीदा, मैंने ये लैपटॉप खरीदा। ठीक है, अब लैपटॉप खरीदा मैंने 1 लाख का। ठीक है, वो लैपटॉप जब तक वो अब है ना, उसमें कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लग रहे हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह, अभी रेडी टू यूज तो नहीं हुआ ना, सॉफ्टवेयर वगैरह के चार्जेस मान लो 1000। ठीक है,
1000 रुपए उसके लग रहे हैं, फिर वो लैपटॉप डिलीवरी हो रहा है मेरे घर पे, उसके लिए मैं डिलीवरी चार्जेस दे रही हूँ और 1000 रुपए, ठीक है। अब जाके एसेट रेडी हुआ है यूज के लिए, अब जाके मैं इसे यूज कर सकती हूँ, तो इसीलिए ये 1,02,000 का हो गया मेरे लिए लैपटॉप। मेरे लिए इसकी कॉस्ट हो गई 1,02,000, ना कि 1 लाख। तो जब तक रेडी टू यूज होने तक जितनी भी कॉस्ट होती है वो सारी की सारी कॉस्ट होती है कैपिटलाइज्ड, ठीक है। अब मान लो मैंने उस लैपटॉप को खरीदने के लिए लोन लिया था, ठीक है, मैंने लोन लिया, राइट। अब मैंने लैपटॉप खरीदा मई में, लोन मैंने लिया था अप्रैल में, ठीक है। लैपटॉप मैंने खरीदा 1 मई और 1 अप्रैल के दिन मैंने लोन लिया था लैपटॉप को खरीदने का 1 साल का, मतलब 31 मार्च तक। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 का 1 ईयर का मैंने लोन लिया था, राइट, ठीक है। अब लैपटॉप मैंने खरीदा मई में, 1 मई के दिन ये लैपटॉप इंस्टॉल हो गया, मेरे घर पे डिलीवर हो गया। तो अब 1 मई के दिन ये असेट है रेडी टू यूज, राइट। तो अब लेकिन 1 अप्रैल से 1 मई 1 महीना जब ये असेट रेडी टू यूज नहीं था, उतनी इंटरेस्ट कॉस्ट, 12 महीने का इंटरेस्ट है, 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा ना, 12 महीने का लोन है, तो वो 1 महीने का इंटरेस्ट मेरे असेट की कॉस्ट में ऐड होगा। क्यों ऐड होगा? बिकॉज अभी तक असेट रेडी टू यूज नहीं हुआ था। तो असेट के रेडी टू यूज होने तक की जितनी भी कॉस्ट होती है वो असेट की कॉस्ट में ऐड होती है, राइट, ओके, क्लियर। आफ्टर द असेट इज रेडी टू यूज, ठीक है, आफ्टर द असेट इज रेडी टू यूज, उसके बाद सारी कॉस्ट P&L में आती है। एक बार एसेट रेडी टू यूज हो गया, उसके बाद अब उस पर होने वाली रिपेयर, राइट, उस पर लगने वाला इंटरेस्ट, अगर आपने लोन लिया ये तो बार बार होगा, रिकरिंग नेचर का होगा, रेवेन्यू नेचर का होगा, इसलिए P&L में आएगा, असेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। क्लियर? पूरा पक्का क्लियर। एक चीज और है, बस लास्ट एक चीज और है इसमें, ठीक है। असेट के रेडी टू यूज होने के बाद अगर आपने कोई ऐसा एक्सपेंस करा जो उस असेट की एफिशिएंसी को या प्रोडक्टिविटी को या इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करता है, तो फिर ये कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी। बिकॉज ऐसा खर्चा आप बार बार नहीं करोगे, ये नॉन रिकरिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग है, इसीलिए ये कॉस्ट में ऐड होगा, कैपिटलाइज होगा, कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है। मतलब असेट खरीदने के बाद मैंने ऐसा कोई खर्चा कर दिया जिससे क्या होता है, पहले असेट 1 घंटे में 5 यूनिट बना के देता था, अब ये असेट 1 घंटे में 10 यूनिट बना के दे रहा है। मतलब इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। या फिर एफिशिएंसी, पहले ये असेट 10 घंटे काम करता था, पर अब ये असेट को हम 15 घंटे चला सकते हैं, तो इससे क्या बढ़ गई, इसकी एफिशिएंसी। क्या बढ़ गई? इसकी एफिशिएंसी, ठीक है। और पहले इस असेट में हर 3 महीने बाद रिपेयर करवाना पड़ता था, अब इस असेट में सिर्फ 1 महीने, हर 3 महीने और हर 6 महीने बाद रिपेयर करना पड़ता है। मतलब इससे इसकी क्या बढ़ गई, इफेक्टिवनेस। तो अगर ऐसा कोई खर्चा है जो उस असेट की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस एंड लाइफ को बढ़ा दे, लाइफ मतलब वो असेट की लाइफ थी 10 साल, अब मैंने कोई ऐसा खर्चा कर दिया जो उस असेट की लाइफ को 12 साल कर दिया, जिसमें कोई ऐसा खर्चा मैंने कर दिया, अगर ये चीज करी है मैंने रेडी टू यूज होने के बाद, तो फिर वो P&L में नहीं आएगा, उस असेट की कॉस्ट में ही ऐड होगा। बिकॉज ऐसे मेजर खर्चे आप बार बार तो नहीं करोगे, और नॉन ऑपरेटिंग तो है, बिकॉज ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नेचर ये कैपिटलाइज होंगे, असेट की कॉस्ट में ऐड होंगे, कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन है। इसकी अब मैं एक टेबल बनाती हूं जिससे एक चार्ट से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला,
अप टू अ सेट रेडी टू यूज। जब तक असेट रेडी टू यूज नहीं हो जाता तब तक के सारे एक्सपेंस होते हैं कैपिटलाइज्ड, मतलब एडेड टू कॉस्ट ऑफ असेट। उसके बाद आफ्टर असेट इज रेडी टू यूज, उसके बाद सारे एक्सपेंस होते हैं P&L में जाते हैं, कैपिटलाइज नहीं होते। लेकिन इफ आफ्टर असेट इज रेडी टू यूज कोई ऐसा एक्सपेंस होता है जो उस असेट की लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को बढ़ा दे, तो फिर ये भी होगा कैपिटलाइज, मतलब एडेड टू कॉस्ट ऑफ असेट। समझे? मतलब जब तक असेट रेडी टू यूज नहीं होता तब तक, रेडी टू यूज मतलब अभी वो यूज करने के लिए रेडी नहीं है, आप उसे नहीं यूज कर पाओगे। जिस दिन तक असेट रेडी टू यूज नहीं होता तब तक के सारे खर्चे मैं करती हूँ कैपिटलाइज, असेट की कॉस्ट में ऐड करती हूँ। और एक बार असेट रेडी टू यूज हो गया उसके बाद मैं सारे के सारे खर्चे एक्सपेंस करती हूँ, P&L में डालती हूँ। लेकिन अगर रेडी टू यूज होने के बाद मैंने कोई ऐसा खर्चा किया है जो उस असेट की लाइफ, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को बढ़ा दे, तब मैं उसे भी करती हूँ कैपिटलाइज। और कब कैपिटलाइज होता है, कब रेवेन्यू नेचर होता है, ये हमने बहुत अच्छे से समझा है। और असेट कॉस्ट पे क्यों आता है ये भी हमने बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, और इंटरेस्ट भी मैंने आपको बताया था, अगर मैंने कोई लोन लिया है उस असेट के लिए तो जब तक वो असेट रेडी टू यूज नहीं हो जाता तब तक उस लोन पे लगने वाला इंटरेस्ट उस असेट की कॉस्ट में ऐड होगा, क्योंकि अभी तक असेट रेडी टू यूज हुआ नहीं है, यूज करने योग्य नहीं बना है। लेकिन एक बार असेट रेडी टू यूज हो गया उसके बाद उस लोन पे लिया गया जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कैपिटलाइज नहीं होगा, P&L में आएगा, क्योंकि अब असेट रेडी टू यूज हो गया है। और इंटरेस्ट से ना कि असेट की ना लाइफ बढ़ती है, ना प्रोडक्टिविटी, ना एफिशिएंसी, ना इफेक्टिवनेस। ठीक है, लेकिन रेडी टू यूज होने तक तो इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज होता है, बिकॉज जब तक अब असेट ही रेडी नहीं है, मतलब तब तक जो भी खर्चा हो रहा है वो असेट के लिए ही हो रहा है, बिकॉज अभी तक वो असेट यूज करने योग्य लायक बना ही नहीं है, मतलब जितना भी खर्चा हो रहा है वो असेट के लिए ही हो रहा है। ठीक है, क्लियर सबको? पक्का पक्का? चलो अब आगे बढ़े, चलो लेट्स बिगिन, आगे बढ़ते हैं। ये था कि ये दोनों ये ऑफिस बिल्डिंग ले रहे हैं। ऑफिस बिल्डिंग ले रहे हैं किस लिए? बिजनेस करने के लिए। और ये डील हो गई है पक्की, मतलब अब असेट इनका हुआ। असेट हमारा कब होता है? जब हमारी ओनरशिप आ जाती है उसके ऊपर। ओनरशिप कब आएगी? जब मैं इन कंसिडरेशन मैंने कुछ कर दिया, मतलब मैंने एग्रीमेंट कर दिया, जब मेरे पास राइट टू रिसीव बेनिफिट हो गया। अभी तक भले पैसे दिए हो या ना दिए हो, एग्रीमेंट पक्का हो गया, अब वो असेट की पूरी ओनरशिप मेरी हो गई। मतलब मैंने कोई असेट खरीद रही हूं, मैं अपनी बुक्स पे कॉस्ट पे कब लिख पाऊंगी उसको? मैं तब लिख पाऊंगी जब मेरे पास उसके बेनिफिट मिलने का हक आ गया, राइट टू रिसीव आ गया। कैसे आता है राइट टू रिसीव? जैसे ही एग्रीमेंट एंटर हो गया, अब पक्का हो गया ये असेट मेरा है, जैसे ही उस असेट के फायदे नुकसान मेरे हो गए। अगर उस असेट से फायदा होता है तो मुझे, लॉस होता है तो मुझे, उसके बेनिफिट्स अब मुझे मिलेंगे, उसका जो रिस्क है अब मेरा हुआ। अगर इन्होंने अब बिल्डिंग खरीद ली है, एग्रीमेंट हो गया पक्का, पैसे नहीं दिए अभी, अब ये बिल्डिंग से ये काम करेंगे, जो भी फायदा है ये इनका। अगर ये बिल्डिंग गिर गई तो ये लॉस भी, ये रिस्क भी इनका। मतलब इनकी क्या है उस असेट पे? ओनरशिप। ओनरशिप कब आती है? जब रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों के दोनों मेरे हुए। रिवॉर्ड मतलब इस बिल्डिंग से जो भी बेनिफिट होगा वो मेरा, रिस्क मतलब अगर बिल्डिंग को कुछ भी हुआ तो मुझे भुगतना पड़ेगा, मतलब रिस्क मेरी। तब मैं कहती हूँ मेरी इस असेट पे ओनरशिप आ गई। और जैसे ही मेरी असेट पे ओनरशिप आ जाती है तब मैं उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकती हूँ। किस पर? कॉस्ट पर।
क्लियर? पक्का? चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो, दिस इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देखो ध्यान से समझना, अच्छे से बात करते हैं। चलो मुझे एक बात बताना, हम लोगों का रिपोर्ट कार्ड आता है, राइट? रिपोर्ट कार्ड आता है। मैंने आपको बताया था अकाउंट्स में, अकाउंट्स का पूरा डेटा, बिजनेस का डेटा हम क्यों बनाते हैं? ग्रोथ के लिए, परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए। जैसे यूजर देख के बोले कि अच्छा ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है बिजनेस, या कितना गंदा परफॉर्म कर रहा है, और मैनेजमेंट डेटा के बेस पे डिसीजन ले पाए कि उसे क्या इंप्रूवमेंट करने हैं, सही चीज पे जा रही है, गलत चीज पे जा रही है, क्या करे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, आप लोग अच्छे से बताना, ठीक है? हम अपना रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, रिपोर्ट कार्ड यूनिट टेस्ट होते हैं, उसके बेस पे रिपोर्ट कार्ड होता है, ठीक है? साल में बनता है, 6 महीने में यूनिट टेस्ट होते हैं, महीने में होते हैं, बार बार रिजल्ट आता है। ऐसा क्यों होता है? ताकि आप लोग अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सको। एक बात बताओ, अगर स्कूल आपके टेस्ट ले ही नहीं, पूरे साल बाद एग्जाम्स हो, तो आपको अपनी गलतियां कैसे पता लगेंगी कि मैं इसमें कैसे सुधार लाऊं, मैं कैसे इंप्रूवमेंट करूं? पता लग पाएगा क्या? नहीं ना, गड़बड़ हो गई वो तो। ठीक है, इसलिए स्कूल हर बार टेस्ट लेता है, हर बार रिजल्ट निकालता है कि पहले ही समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है, हम गलत जा रहे हैं, या पेरेंट्स समझ जाते हैं हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा, इतने गंदे मार्क्स आ रहे हैं, ताकि आप नेक्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए इंप्रूव कर सको, ताकि जब पूरे साल के फाइनल एग्जाम हो तो आप अच्छा परफॉर्म करो। ठीक है, इसीलिए ऐसा। अब बिजनेस भी खुला है तो अच्छा परफॉर्मेंस के लिए ही ओपन हुआ ना, कि मेरा बहुत प्रॉफिट आए, मैं बहुत सक्सेस पाऊं, राइट? इसलिए कोई भी बिजनेस खुलता है ना, कि मैं बहुत सक्सेस पाऊं, मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आए, है ना? ठीक है, इसीलिए अकाउंट्स क्या बोलता है? बिजनेस, अकाउंट बोलता है बिजनेस, तुम भी ईयरली अपना डेटा प्रिपेयर करो। अब बिजनेस बिकॉज बहुत बड़े लेवल पर होता है, वो मंथली तो नहीं बोलता, लेकिन ईयरली बोला जाता है कि तुम अपना डेटा प्रिपेयर करो। मतलब ईयरली हमारा P&L और बैलेंस शीट बनती है, जिससे हमें पता लग सके कि हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो और इम्प्रूव इसे कैसे करें, और अगर गलत परफॉर्मेंस आया, बैड परफॉर्मेंस आया है, तो क्या सजेशन है, क्या इम्प्रूवमेंट मेजर हम इसमें लें। मतलब पूरे साल के बाद, जैसे मैनेजमेंट, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिर्फ बाहर वाले लोग नहीं होते, मैनेजमेंट भी तो होती है जो उस बिजनेस को चला रही है। वो उस P&L बैलेंस शीट, पूरे साल की P&L बैलेंस शीट देख के क्या पता लगाती है, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो रही है, इसे इम्प्रूव करना है। और बहुत ही गंदा प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट आया ही नहीं है, तो कहेगी क्या इम्प्रूवमेंट मेजर ले, क्या करें। तो ईयरली जब डेटा पता होगा तभी तो सुधार ला पाएंगे। अगर हर साल ये बने ही नहीं बैलेंस शीट P&L, तो सालों साल बिजनेस चल रहा है, 3-4 साल का पता चला बिजनेस डूब गया, है ना? और अगर हर साल हमें पता लगता रहेगा, जैसे इस साल आया और हमें पता लगा हमारा बिजनेस सही नहीं चल रहा, तो हम उसमें कुछ इंप्रूवमेंट डालेंगे ताकि आने वाले सालों में हमारा बिजनेस अच्छा चले। 3-4 साल तक अगर नहीं बनाओगे तो बिजनेस तो पूरा जब तुम्हें डूब जाएगा, तब पता चलेगा क्या फायदा उस चीज का। इसीलिए हर साल बनती है बैलेंस शीट P&L, इसीलिए आया अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक है, और ईयरली यूजर को भी पता लगता रहता है, जैसे हम लोग इन्वेस्टर्स कि अच्छा ये बिजनेस कैसा कर रहा है, इसमें हम पैसे लगाएं कि नहीं लगाएं, और जो लोन देते हैं लोन प्रोवाइडर कि इस बिजनेस को लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, इसलिए आया अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट 2 तरीके से बन सकता है। पहला, बताओ पार्टी चल रही है, कब करते हो पार्टी? न्यू ईयर, मतलब अकाउंटिंग पीरियड एक तो हो सकता है आपका Jan to December, 31 दिसंबर को होगी पार्टी, मतलब सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कंप्लीट होंगे, बैलेंस शीट P&L बनेगा, ये है बिजनेस पार्टी। ठीक है। दूसरा अकाउंटिंग पीरियड होता है हमारा, जैसे कंपनी के लिए जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो होता है अप्रैल से मार्च। ये इनका फिक्स्ड अकाउंटिंग पीरियड होता है, अप्रैल से मार्च, ये इनका फिक्स्ड पीरियड होता है। ठीक है, ओके। तो एक ये अकाउंटिंग पीरियड, एक Jan to December वाला अकाउंटिंग पीरियड। लेकिन अप्रैल टू मार्च वाला कंपनीज को फॉलो करना मैंडेटरी है, अप्रैल टू मार्च वाला अकाउंटिंग पीरियड, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। ठीक है, और Jan to December वाले को हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं।
जैन टू दिसंबर कैलेंडर ईयर और अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो यहाँ हमारे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आज की क्लास के लिए हम रैप अप करते हैं। ठीक है, इफ एनी डाउट प्लीज फ्री टू आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी डाउट है, एंड आई होप आप अपने अकाउंट्स क्लास को एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरीके से हम स्मूथली अपना सारा अकाउंटिंग कोर्स करेंगे, लेकिन विथ फुल लॉजिक्स। ठीक है, ओके, चलो, नमस्ते, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टाटा।